आज हम लोग देखने जा रहे हैं लिपिड ड्राफ्ट्स को। ठीक है ना। लिपिड ड्राफ्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम मानते हैं कि ये बहुत क्वेश्चन अराइजिंग टॉपिक है। होता है ना कि किस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चंस निकलता है, उसमें ये लिपिड ड्राफ्ट्स भी है। आज लिपिड ड्राफ्ट को हम लोग पूरा डिस्कस करके और इसके हर पहलू को देख लेंगे। साथ ही साथ इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो लिपिड ड्राफ्ट्स ये आज हमारा टॉपिक है। लिपिड ड्राफ्ट की स्टडी हम लोग बायो मेम्ब्रेन में करते हैं। बायो मेम्ब्रेन में करते हैं। जहां तक लिपिड ड्राफ्ट की बात होती है, ये मेम्ब्रेन में माइक्रो डोमेन्स होते हैं। ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा फूला रहता है, थोड़ा स्वेल्ड रहता है और टाइट पैकिंग इसका होता है। लिपिड ड्राफ्ट मतलब कि ये खास काम को अंजाम देने के लिए मेम्ब्रेन में मिलते हैं। जब खास काम को अंजाम देना है लिपिड ड्राफ्ट का, तो उसको हमको क्रमानुसार तरीके से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग कहते हैं कि लिपिड ड्राफ्ट जो होते हैं दे आर लोकलाइज्ड। कहाँ लोकलाइज्ड होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं एपिकल मेम्ब्रेन में। दे आर लोकलाइज्ड इन द एपिकल मेम्ब्रेन। एपिकल मेम्ब्रेन जो सबसे ऊपर की ओर होता है मेम्ब्रेन, उसमें उस मेम्ब्रेन में ये लोकलाइज्ड होता है। पहला चीज होता है एपिकल मेम्ब्रेन में ये लोकलाइज होता है। दूसरा उसका महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन की जब बात करते हैं, जो मेजर कंपोजिशन है वह है कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स ये इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन इन एडिशन टू इनसे इनके साथ ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स से हमें मिलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइल ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल, ये एक ही वर्ड है लेकिन हम इसको तोड़ दे रहे हैं थोड़ा सा। फॉस्फेटिडाइल डाइल आइनोसिटोल आइनोसिटोल ये भी इसमें मौजूद रहता है। ये एक वर्ड है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। प्लस इनमें होता है जीपीआई एंकर्ड एंकर्ड प्रोटीन्स। ठीक है, ये ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल को शॉर्ट फॉर्म में लोग जीपीआई कहते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ प्रोटीन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स प्लस सम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मतलब इतने सारे कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो इसमें हमें दिखते हैं। इसके अलावे फॉस्फोलिपिड्स भी हमें मेम्ब्रेन में मिलता है। जो फॉस्फोलिपिड्स होता है उसमें, यहाँ तो नीचे जगह नहीं है, मैं अगले पेज में आ रहा हूं। फॉस्फोलिपिड्स कैटेगरी से मेनली फॉस्फेटिडाइल कोलीन ये मेनली प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ये इसके कंपोजिशन का हिस्सा है। अगर हम कंपोजिशन को देखते हैं तो कंपोजिशन में हम लोग को बहुत यूनिक कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड ये तो बॉस है, यही बनाते हैं इसकी कंपोजिशन को। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल हो गया,
और जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स हो गए, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गए, और साथ में हम लोग देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स में, जिसमें कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है यह सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ये इसके कंपोजिशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, कंपोजिशन में ही जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम ध्यान देते हैं तो हम लोग का ध्यान जाता है कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोसाइन है, द रेशियो ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोसाइन, इसका अगर हम लोग देखते हैं रेशियो, वो होता है 2:1। अर्थात अगर एग्जाम्पल है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो 50 मॉलिक्यूल्स स्फिंगोलिपिड जो है, लिपिड्स, वो, यह रेशियो जो है उसको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि 2 रुपया कोलेस्ट्रॉल तो 1 रुपया स्फिंगोलिपिड। ये इसके कंपोजिशनल टेक्सचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के कौन कौन से मेंबर हैं उनकी जानकारी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं तो लिखते हैं कि कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स, ये दोनों मेजर कंस्टिट्यूएंट्स। इन दोनों के बारे में हम लोग कहते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स के बारे में, कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो है डिराइव्ड लिपिड है। ठीक है ना, जिसमें हम लोग कह रहे हैं क्या कि 3 हेक्सागोनल और 1 पेंटागोनल ठीक है, और ये हो गया OH। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर करिए, ये पूरा हाइड्रोकार्बन रिंग ही है, रिंग एंड चेन, और एक हिस्सा ये हो गया OH। ये जो है पोलर है और ये जो है वो नॉन पोलर है। यह होता है कोलेस्ट्रॉल का एक यूनिकनेस। और जहां तक स्फिंगोलिपिड के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो स्फिंगोलिपिड के बारे में हम लोग कहते हैं कि यह एक ऐसा लिपिड है, मेम्ब्रेन लिपिड है, मेम्ब्रेन लिपिड, जिसमें ग्लिसरॉल इज रिप्लेस्ड बाय स्फिंगोसाइन। ठीक है, मतलब ग्लिसरॉल की जगह पर एक स्फिंगोसाइन आता है। ग्लिसरॉल जहां पर C3 मॉलिक्यूल होता है, स्फिंगोसाइन में मोर देन 12 कार्बन होते हैं। अगर हम कहें तो लगभग 4 से 5 गुना मात्रा में कार्बन इसमें एग्जिस्ट करता है। इसके कारण क्या होता है कि स्फिंगोसाइन जो होता है, स्फिंगोसाइन ये लॉन्गर होता है, लंबा होता है। यह प्रॉपर्टी बहुत जरूरी होता है लिपिड राफ्ट के लिए कि वो थोड़ा सा फूला हुआ दिखे, थोड़ा सा स्वेल किया हुआ दिखे। तो ये दोनों जो है इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही क्या है कि जैसे मैंने कहा कि दोनों 2:1 के ऑर्डर में होते हैं, 2 मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल तो 1 मॉलिक्यूल स्फिंगोसाइन। इसका मतलब हो गया ऑर्डर्ड होता है ना, नहीं मतलब है ऐसा ही है। और
होता है कि कोई कितना भी रह सकता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्ड रहते हैं। साथ ही साथ क्या है कि कोलेस्ट्रॉल के कारण, कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, ये इंक्रीज करता है मेम्ब्रेन रिजिडिटी, इंक्रीज मेम्ब्रेन रिजिडिटी, मेम्ब्रेन को ये रिजिड बनाता है, रिजिडिटी। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डिक्रीज फ्लूइडिटी, डिक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को घटाना और उसे रिजिड करना, ये इसका प्रॉपर्टी है। अब सोचिए कि लिपिड राफ्ट जो होगा, लिपिड राफ्ट जो होगा उसमें तो बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है, देयरफॉर लिपिड राफ्ट इज लेस फ्लूइडी बाइलेयर्ड, बाइलेयर्ड, अर्थात इसमें फ्लूइडिटी कम होती है, तो ये रिजिडिटी इसमें ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा कठोरपन जो है मेम्ब्रेन के अंदर में, यह शो करता है। यह इसको समझने में हमें क्या करता है, मदद करता है कि राफ्ट को हम लोग के स्ट्रक्चर को कैसे इसको हम लोग समझते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लिपिड राफ्ट को क्लियरली इंडिकेट करता है कि लिपिड राफ्ट वाले हिस्से में कितना ज्यादा कंपोजिशन है और कितना ज्यादा रेड मार्क्ड कोलेस्ट्रॉल और लंबा लंबा स्फिंगोलिपिड्स एंड जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये सभी यहाँ मौजूद रहते हैं। इसे आप बुक से भी निकालकर बढ़िया से स्टडी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी यहाँ हमने दिया, ये तो एक जानकारी हो गई। इसके बाद जो जानकारी होती है वो होता है स्फिंगोलिपिड के बारे में भी थोड़ा सा ले लें। स्फिंगोलिपिड्स जो है, इसके बारे में मैंने ये बताया कि चूंकि इनमें संख्या ज्यादा होती है, ग्लिसरॉल होता नहीं है, उसके जगह पर होता है स्फिंगोसाइन, इसलिए इसमें कहता है कि इसका जो लॉन्ग चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, तो लॉन्ग एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन टेल, एक ही होता है ये टेल, interacts with neighboring molecules, ये अपने अड़ोस पड़ोस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है एंड होल्ड टाइटली, और ये पकड़ के बहुत, इसको टाइटली नहीं बोलते, तुम पकड़ लेना, उस तरह से ये टाइटली उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और टाइटली जिसको पकड़ता है उसमें मेनली कोलेस्ट्रॉल होता है, मेनली कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल को एकदम पकड़ के ये टाइटली अपने पास रखे रखता है। उसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें काफी कड़ापन रहता है। अब देखो कि अगर ये स्फिंगोलिपिड है, ठीक है ना, एक तो इसका टेल लंबा लंबा है, दूसरा है कि ये पड़ोस का जो मॉलिक्यूल है उसको भी बहुत टाइट करके ऐसे रखा हुआ, ऐसे सोचो, ये दोनों स्फिंगोसाइन है और ये सब इस तरीके से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, पकड़े हुए मतलब क्या है, इंटरेक्शन। और देखिए इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल है, इनके बीच में क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल है जो इनके बीच में। अब आप खुद ही सोचिए कितना कड़ा एसोसिएशन हो चुका है इन लोगों के बीच में,
ये जो है एकदम पकड़ के टाइटली रखा हो। तो ये स्फिंगोसाइन की खूबसूरती होती है कि एकदम कठोरता के साथ अपने अड़ोस पड़ोस के मॉलिक्यूल्स को पकड़। इसका मतलब हो गया कि ये जो हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, बहुत रिजिड हो जाएगा, बहुत कठोर हो जाएगा। तो राफ्ट में यही खास बात होती है, उनमें रिजिडिटी बहुत ज्यादा होता है, और यही रिजिडिटी जो है उसके नेचर एंड बिहेवियर को मेंटेन करता है। यही ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब अब सवाल को अगर आपसे पूछे कि लिपिड राफ्ट की इंटीग्रिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल कौन सा है, फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड राफ्ट, लिपिड राफ्ट की इंटीग्रिटी के लिए कोलेस्टेरॉल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके इंटीग्रिटी के लिए। कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा सा भी कहीं कम कर दे तो ये खेला खत्म हो सकता है, मतलब ये फूल सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू कीप इन योर माइंड। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो जो डायमीटर होता है लिपिड राफ्ट का, डायमीटर वो होता है 70 नैनोमीटर। ये इसका डायमीटर होता है 70 नैनोमीटर, जबकि इसका साइज जो होता है वो साइज 35 नैनोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नैनोमीटर होता है। मतलब ये इसका एरिया जो है वो बता रहा है कि कितना छोटा होता है, आप सोचिए, ठीक है। जबकि अगर आप कोलेस्ट्रॉल को देखें, कोलेस्ट्रॉल का डायमीटर देखें, डायमीटर तो वो करीब 4 नैनोमीटर होता है। और अगर आप स्फिंगोलिपिड का देखें, स्फिंगोलिपिड्स का देखें, इसका डायमीटर लगभग 6 नैनोमीटर का होता है। तो ये जो है एक अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चरल इसका एक लंबाई चौड़ाई है वो होता है। और सेल में इसको बहुत इसलिए बोलते हैं क्या, टाइनी लिपिड रैफ्ट, इसको हमेशा बोलते हैं टाइनी लिपिड रैफ्ट, ठीक है। कई शब्द बोलते हैं इसको, लगता है माइक्रोडोमेन, माइक्रोडोमेन। लिपिड रैफ्ट जो वो क्या है, माइक्रोडोमेन। इस तरह के कई नाम से इसको पुकारा जाता है, और इन सब नाम के साथ हमें अपने आप को अलर्ट रखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है हमसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू कीप ऑलवेज इन योर माइंड। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ही बात चल रहा है। अब यहां पर स्ट्रक्चरल बातों में हम लोग बढ़ाते हैं कि क्या मतलब कैसे ये इतना इंटरेक्टिव होता है, क्या इसमें कौन सी बातें होती हैं। तो हम लोग कहते हैं कि रैफ्ट जो है, मतलब लिपिड रैफ्ट जो है, ये थिकर होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है ना। एंड एंड प्रोटीन्स आर बेटर एकोमोडेटेड, एंड प्रोटीन्स आर बेटर एकोमोडेटेड, बेटर एकोमोडेटेड। प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें बहुत अच्छे से मेंटेन रहते हैं इस मेम्ब्रेन में, ज्यादा इनको हिलना डुलना होता नहीं है। और ये हो पाता है बिकॉज, क्यों ऐसा हो पाता है, क्यों बेटर एकोमोडेटेड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन with long and unsaturated long and saturated hydrocarbon chain of fatty acids, hydrocarbon chain of fatty acids। तो ये जो लंबे लंबे चेन्स होते हैं फैटी एसिड्स के, जो कि स्फिंगोसाइन का होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये इनके साथ इंटरेक्ट करे और रैफ्ट को जो है वो काफी स्टेबल करे, स्टेबलाइज करे। तो रैफ्ट में प्रोटीन स्टेबल होते हैं क्योंकि बहुत से एकोमोडेटेड अच्छे से होते हैं।
अब इसी क्रम में जब हम लोग देखते हैं, मान लो कि जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स के बाद जो शुगर है ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं, प्लस लिपिड्स। तो किसी भी लिपिड के साथ, हाँ, लिपिड के साथ प्लस ओलिगोसेकेराइड होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, शुगर रेसिड्यूज होते हैं। ये जो शुगर रेसिड्यूज होते हैं, देखिए उनका इंटरेक्शन कैसे होता है। सबसे पहला इंटरेक्शन होता है शुगर शुगर इंटरेक्शन। शुगर शुगर आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मतलब किस बॉन्ड्स की मदद से इंटरेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से। ओके। और दूसरा होता है कि ये लॉन्ग एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, HC चेन लिख देते हैं, एंड शुगर। अगर शुगर लंबे लंबे इनके साथ, मतलब स्फिंगोलिपिड के साथ अगर इंटरेक्ट करता है, ये करता है वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन, जिसे हम लोग डाइपोल भी कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट मतलब कि साफ है कि शुगर में क्या होता है, अगर एक हम ऐसे शुगर बनाते हैं, तो शुगर मान लो ग्लूकोज ही बनाते हैं, तो शुगर हम लोग क्या देखते हैं, इसमें ढेर सारा OH। ये जो OH है, ये OH की खास बात क्या होती है, मान लो ये तो जुड़ा हुआ, मान लो कि ये जुड़ गया, बाकी जो OH होते हैं वो पोलर होते हैं, है ना। तो पोलर होने के कारण उनमें क्या टेंडेंसी होती है कि वो चार्ज हो सकते। तो अगर वो चार्ज होंगे तो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होते उन पर, डायपोल मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल इंटरेक्शन। और इस तरह से ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में इंटरैक्ट करते हैं। देखिए ये मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ इसके साथ जो है शुगर जुड़ा हुआ है, ओलिगोसेकेराइड। ये ओलिगोसेकेराइड है, इसके साथ प्रोटीन भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्शन होता है, तो क्या होता है, यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इनका इंटरेक्शन होता है सामान्यतः। इसके अलावा क्या है कि और भी शुगर मॉलिक्यूल्स है, अगर और भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में भी क्या होती है, तो अब बाहर है तो लहरते रहेंगे, तो कई बार इन लोगों के बीच में इंटरेक्शंस डेवलप करता है। ये जो वीक इंटरेक्शंस होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ही इंटरेक्शंस देखा जाता है। चूंकि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये कहता है कि इस प्रकार का इंटरेक्शन जो है वो दिखता है हमें शुगर के साथ, तो वो दिखता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन दिखाने का यही एक तरीका है जिससे हम लोग शो करते हैं।